वो चीज़ें मैं बताने वाला हूं जो आपको प्रैक्टिकली साइट पे जाके काम करना है। एक साइट इंजीनियर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। कंप्लीट वीडियो देखना, इतना नॉलेज इस वीडियो में से मिलेगा, ऐसा आपको ना कोई साइट पे सिखाएगा, ना कोई कोर्स सिखाएगा, ना कोई इंस्टीट्यूट आपको सिखा सकता है। फ्री में नॉलेज सीखना है तो कंप्लीट वीडियो देखना, लेकिन उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो। सबसे पहले क्या आप वर्क देख रहे हो, ये हो रही है प्लिंथ बीम की शटरिंग की जा रही है। और प्लिंथ बीम की शटरिंग में आपका क्या काम रहता है, आपको देखना है कि प्रॉपर जो सपोर्ट्स हैं वो प्रॉपर दी जा रही हैं। दूसरी तरफ स्टील बाइंडिंग में हो रही है, क्योंकि प्लिंथ बीम एक साथ नहीं भरा जा रहा है, अलग अलग किया जा रहा है। और यहाँ पे स्टीरअप उसके बांधे जा रहे हैं। तो स्टीरअप में आपको क्या देखना है, प्रॉपर स्पेसिंग है, और जो बार है, टॉप बार क्या प्रोवाइड किया ड्राइंग में और बॉटम में क्या है वो देख लेना है। क्योंकि जब एक बार बीम बंध गया ना, वो खोलने में उसको इतनी दिक्कत होगी, ना कोई खोलता है, और क्लाइंट से काफ़ी दिक्कत हो जाती है इस चीज़ को काउंटर करने में। तो आपको प्रॉपर ही पहले ही देख लेना है, जो स्टीरअप है उनकी डिटेल देख लेनी है, डाया देख लेना है, बार का डाया देख लेना है, और जो जो चीज़ें मेंशन हो वो चीज़ें देख के आपको आगे बढ़ना होता है। तो ये जो पहला काम देखा जाता है जब भी आप साइट पे जाओगे। तो सामने मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो ये प्रोसेस किया जाता है। और मेन देखना है कि जो स्टील बार हैं वो कॉलम के अंदर ही होने चाहिए, बाहर नहीं। जैसे मैं पहले गलतियाँ बताता हूँ कि एक बार बाहर रख देते हैं बाकी अंदर। तो उसकी एक चीज़ और भी देखनी है कि जो कॉलम है साइज़ बड़ा है, बीम का साइज़ छोटा है, तो किस साइड बीम आ रहा है वो भी चीज़ आपको देखनी होती है। दूसरी जगह चलते हैं। दूसरी जगह जैसे हम पहुँचते हैं, वहाँ काम चल रहा था स्टार्टर का। तो वहाँ पे स्टार्टर को कास्ट किया जा रहा है। तो स्टार्टर जब कास्टिंग होती है तो आपको एक तो ग्रेड देखना है, जो प्रॉपर ग्रेड दिया कि नहीं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको देखनी है वो देखनी होती है कि जो सरिया है उसमें कवर है, और जहाँ जो स्टार्टर भरा जा रहा है वो अलाइनमेंट है, डोरी पे है, मेजरमेंट कॉलम टू कॉलम आपको देख लेनी है, फिर ही आपको वो कास्ट करने देना है। ये होता है ये प्रोसेस। सब कुछ अलग अलग वीडियो बनी हुई है कैसे प्रोसेस होता है, लेकिन आज हम विजिट कर रहे हैं और साथ में देख रहे हैं। देखो लाल बाबू लगे हुए हैं, क्या कर रहे हैं, स्टीरअप बना रहे हैं। तो जब वो स्टीरअप बना रहे हैं तो आपको देख लेना, एक जब इनका एक कोई स्टीरअप बन जाता है, क्योंकि जो स्टीरअप देते हो तो आपको 400 500 600 ऐसे स्टीरअप देने होते हैं बनाने के लिए। और अगर आपने एक भी मिस्टेक कर दी, 200 की जगह 230 या 250 कर दिया, पूरे स्टीरअप बर्बाद हो सकते हैं आपके। तो आपको क्या करना है, आपको देखना है कि जो साइज़ आपने दिया वो सही है। दूसरा जो स्टीरअप बना रहे हैं, एक को चेक भी कर लेना है, और उसकी चेक कर लेनी है आपको हुक। मेन चीज़ जो सामने आप देख रहे हो हुक बना रहे हैं ना लाल बाबू, तो वो आपको देखना है कि हुक प्रॉपर बना रहा है कि नहीं। क्योंकि 10D के हिसाब से हमारा रहता है, और 10 mm का ये सरिया जो बेंड कर रहा है वो, तो हमारी जो 100 mm का हुक हमारा होना चाहिए, ये आपको देखना होता है एज ए साइट इंजीनियर। देखिए कितना रिंग बना के रखा है, अगर इसमें से थोड़ा भी गलती होगी तो पूरा रिंग बर्बाद हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, वहाँ देखते हैं क्या काम कर चल रहा है। तो यहाँ हम साइड पे देख रहे हैं कि जो वर्क चल रहा है वो चल रहा है फुटिंग जाली को बांधने का। ये देखो ये फुटिंग की जाली है, तो ये फुटिंग जाली बांधी जा रही है। और इसमें क्या आपको देखना है, इसमें आपको मेन स्टील देखना है, दूसरा स्पेसिंग देखनी है, कितने बाई कितने की जाली है, और नंबर ऑफ़ मेंबर्स कितने हैं, क्योंकि ड्राइंग पे पूरा मेंशन होता है कि कितने नंबर ऑफ़ मेंबर करने हैं। डाया देखना है, और जो वर्टिकल इसका हुक है, हुक आपको देखना है कि 75 mm, क्योंकि इसकी जो कास्टिंग होने वाली है वो होने वाली है 150 mm की, 150 से ज़्यादा ही है। तो हमें कवर भी देख छोड़ना है, नीचे 75 mm हमारा कवर रहेगा, तो वो देख के हमें पूरा चेक करना है कि प्रॉपर की जा रही है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ देखनी होती है, जो बाइंडिंग वायर यूज़ की जा रही है वो सिंगल तो नहीं की जा रही। नेक्स्ट यहाँ क्या काम किया जा रहा है, यहाँ ऑटो लेवल यूज़ किया जा रहा है। ऑटो लेवल किसके लिए काम यूज़ किया जा रहा है, यहाँ मतलब प्री एक्सकवेशन सर्वे बोल लीजिए, एक लेवल लिया जा रहा है, मतलब एक शीट बनेगी कि जो एक्सकवेशन से पहले लेवल था वो हमारे पास होगा, और हम जब एक्सकवेट कर लेते हैं उसके बाद हम इस चीज़ का लेवल लेंगे, तो उससे हमें आइडिया लगता है कि एक्सकवेशन कितने मीटर डेप्थ में हुई है, उस हिसाब से उसका रेट एनालिसिस किया जाता है। नेक्स्ट जो काम किया जा रहा है वो क्या किया जा रहा है, वो किया जा रहा है एंटी टर्माइड प्रोसेस। मतलब किया जा रहा है जो टर्माइट को बाद में हमारा दीमक होता है, जो फुटिंग के कंक्रीट को डिट्रॉइट कर सकता है, सरिये को, लकड़ी को, तो उसको पहले ही हम मार देते हैं। तो इसको हम ATT प्रोसेस बोलते हैं, ये किया जा रहा है। नेक्स्ट चलते हैं हम आगे, क्या किया जा रहा है, कंक्रीटिंग हो रही है। और कंक्रीटिंग के दौरान आप देख रहे हो कहाँ क्या देखना है आपको, यहाँ आपको देखना है ग्रेड, कि कौन से ग्रेड का कंक्रीट यूज़ हो रहा है। जो नीचे आप देख रहे हो तरपाल डाला हुआ है, ये प्रॉपर पूरा है, जहाँ जॉइंट तो नहीं है कोई, और जो कंक्रीट आया है वो प्रॉपर रेशो में है। स्लम टेस्ट उसका, क्यूब उसके फिलअप हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ये एक साइट इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपको देखनी होती है।
तो आगे बढ़ते हैं, आगे साइड पे चलते हैं। तो अगली साइड पे हम देख रहे हैं कि एक कॉलम का स्टील बाइंडिंग किया जा रहा है। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि जो कॉलम है उसका जो देखो, इस कॉलम का आप शेप देखोगे, नीचे से ये लाइलो 230 mm आ रहा है, ऊपर से बिल्कुल 150 mm हो रहा है। तो ये आजकल मोस्टली यूज़ किया जा रहा है कि इकोनॉमिकल कॉलम बन सके और प्रॉपर वो लोड भी डिस्ट्रीब्यूट कर सके और पोजीशन में बना रहे। तो इसमें आपको स्टील का डाया देखना है कि प्रॉपर स्टील का डाया है, और नंबर ऑफ स्टीरअप आप देख रहे हो इसमें अप्रॉक्स 6 लाख स्टीरअप यूज़ हो रहा है। तो वो प्रॉपर से डाले जा रहे हैं कि नहीं डाले जा रहे हैं, उनकी हुक बराबर है कि नहीं है, ये चीज़ देखनी होती है। फिर एल आप देख रहे हो कॉलम के सरिये का, क्योंकि जब एक बार कॉलम बंध जाता है तो काफ़ी दिक्कत होती है उसको खोलने में, और बाद में दिक्कत निकले लेबर चार्जेस, काफ़ी टाइम वेस्टेज होता है। तो आपको ये एज ए सिविल इंजीनियर साथ साथ में चेक करते रहना होता है, नहीं तो अपने फोरमैन को बोल देना होता है। नेक्स्ट जो प्रोसेस आप देख रहे हो, क्रैंक बार किए जा रहे हैं, क्रैंक तोड़े जा रहे हैं। तो इसमें साइट इंजीनियर का रोल है, इसमें उसको देखना है कि आप बीम जॉइंट से L/4 या L/3 पे वो क्रैंक जोड़े जा रहे हैं कि नहीं तोड़े जा रहे हैं, और प्रॉपर क्रैंक टूट रहे हैं कि नहीं टूट रहे। और साथ में देखना होता है कि जो क्रैंक तोड़े जा रहे हैं वो ज़्यादा डिग्री पे नहीं हो। अगर ज़्यादा डिग्री पे हो जाएंगे, जब कंक्रीटिंग की जाएगी तो उनको ऊपर से प्रॉपर कवर नहीं मिलेगा। तो ये उसको पहले ही हमें देखना पड़ता है। अगर बात ज़्यादा हो गया तो बाद में दिक्कत हो जाएगी, जब कंक्रीटिंग की जाएगी ना तो हमें स्लोप मिलती है, और जो क्रैंक होता है वो कंक्रीट के ऊपर दिखता है, और उससे क्या होता है, स्लैब में मोस्टली क्रैक आने के चांसेस हो जाते हैं। तो ये एक साइट इंजीनियर की पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि जब क्रैंक तोड़े जा रहे हो तो उसको चेक कर लेना है। क्योंककि कॉन्ट्रैक्टर यहाँ या मजदूर गलती क्या करते हैं, हर स्लैब में क्योंकि स्पान अलग अलग होता है तो उसी हिसाब से हमें क्रैंक तोड़ने होते हैं, और हर लेबर चलती है कि 1300 पे हमें बीम से 1300 पे तोड़नी है, यहाँ 800 पे तोड़नी है। तो हर जगह वो ऐसा ना कर दें। तो ये आपको चेक कर देना है, जहाँ आपने फोरमैन को ये चीज़ मेंशन कर लेनी है, लेकिन बीच में आपको ये चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी। आप सामने देख रहे हो किस तरीके से क्रैंक तोड़ा जाता है, वो भी आप थोड़ा देख लीजिए। देखो, अगली चीज़ जो साइड पे हो रही है, ब्रिक आई है। तो एक साइट इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको देखनी है कि क्वांटिटी मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। आप बोलोगे कि ये स्टोर वाले का काम है क्वांटिटी देखना, लेकिन ठीक है, लेकिन आपको उसकी क्वालिटी देखनी पड़ेगी कि जो ब्रिक आ रही है। क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर वेंडर्स क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं मटेरियल। तो बीच बीच में आपको ये भी चेक करना है, और लास्ट में काउंटिंग तो हो जाती है, क्योंकि थर लगाए जाते हैं इसके लेंथ ब्रेड्थ करके आप इजीली क्वांटिटी निकाल सकते हो कि कितनी क्वांटिटी की ब्रिक आई है। ये भी एक साइट इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है देखने में। दूसरी चीज़ इसी में उसका काम होता है कि जो आपको टेस्ट के लिए ब्रिक बेचनी होती है, उसका सैंपल ले लीजिए, क्वालिटी इंजीनियर को हैंड ओवर कर लीजिए। क्वालिटी इंजीनियर आगे टेस्टिंग करवा के वो देख लेगा, और हमें पता चल जाएगा जो लोट आया वो सही है कि नहीं। नेक्स्ट आप देख रहे हो डॉक्टर फिक्सिट का LW+ जो वाटर प्रूफिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ये बाथरूम की वाटर प्रूफिंग यहाँ हो रही है, और वहाँ पे आपको प्रॉपर देखने जाके कि जो रेशो है वो प्रॉपर है, मिक्सिंग जो की जा रही है प्रॉपर मिक्सिंग की जा रही है, लेयर जो लगाई जा रही है वो प्रॉपर लेयर लगाई जा रही है। ये काफ़ी काम होते हैं एक साइट इंजीनियर के। तो इस सब काम का ध्यान एक सिविल इंजीनियर को रखना पड़ता है साइट पे। नेक्स्ट जो काम चल रहा है, फिनिशिंग का भी काम चल रहा है साथ में। तो यहाँ पे पुट्टी की जा रही है। तो पुट्टिंग आपको देखना है कि रेशो जो है पानी और पुट्टी की वो प्रॉपर है। जो लेयर लगाई जा रही है उसके दूसरी लेयर कब लगाई जा रही है, और वो पहली लेयर हॉरिजॉन्टल दूसरी वर्टिकल लगाई जा रही है, क्वांटिटी, ये सब चीज़ें आपको एज ए सिविल इंजीनियर चेक करनी होती है। क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, पुट्टी बचाने के लिए एक कोट मारता है और दूसरे कोट नहीं मारता है, डायरेक्ट प्राइमर लगा देता है और पेंट लगा देता है। तो आपको प्रॉपर ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रॉपर फिनिशिंग दे रहा है। एक कोट आज हुआ तो दूसरा कोट कब हो रहा है, क्योंकि टाइम पीरियड होता है। तो ये सब चीज़ें मैं वीडियो बना चुका हूँ हर टॉपिक पे। जो आज हम साइड पे देख रहे हैं इस टॉपिक पे वीडियोस हैं, वो ज़रूर आपको देखनी है। अगली जगह हम चलते हैं, तो वहाँ देखते हैं कि प्लास्टर हो रहा है। तो प्लास्टर आपको क्या चेक करनी है, उसकी रेशो तो चेक करनी पड़ेगी कि सीमेंट सैंड प्रॉपर मिक्स किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। भले आपका मटेरियल आपका, लेकिन अगर वो मिक्सिंग प्रॉपर नहीं करेगा तो थोड़े टाइम बाद जैसे यहाँ डैम्पनेस और पपड़ी बन के आपका प्लास्टर निकल सकता है। तो आपको देखना है कोई अंडुलेशन तो नहीं रह रही, मिक्सिंग प्रॉपर हो रही है। दूसरी, जहाँ दीवारें हो चुकी हैं, अगर 5-6 घंटे हो गया तो उसकी क्यूरिंग स्टार्ट हुई है कि नहीं हुई है। तो ये सब चीज़ें एक साइट इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और एक बोलते हैं ना कि साइट इंजीनियर का मेन काम क्या होता है,
उसका मेन काम यही है कि साइट पे जो काम चल रहा है उसकी थ्रू आउट उसको चेकिंग करनी है। एक रियल सिविल इंजीनियर तभी सीखता है अगर वो पूरे दिन घूम रहा है साइट पे, पूरे दिन देख रहा है कि क्या काम चल रहा है, तो उससे वो काफ़ी ज़्यादा सीखता है एज़ कम्पेयर टू ऑफिस में बैठे रहोगे, जब काम कंप्लीट हो गया देखा ठीक है नहीं तो नहीं। तो ऐसा सिविल इंजीनियर आपको कभी नहीं बनना है। आपको प्रॉपर हर चीज़ की चेकिंग करनी है, वही रियल सिविल इंजीनियर है। सामने आप देख रहे हो स्टील है, स्लैब का स्टील बांधा जा रहा है और आप देख रहे हो कि बीम जो स्लैब के स्टील के ऊपर है, ये क्या होता है? ये हमारे होते हैं हैच बीम, इनको बोल लो हैच बीम, जहाँ आप कंसील्ड बीम बोल लीजिए। तो इनका काम क्या है? ये स्लैब बीम होते हैं, मतलब स्लैब के अंदर ही दिखेंगे। जैसे ही हमारी कंक्रीटिंग हो जाएगी तो ये बीम ना नीचे से दिखेंगे ना ऊपर से दिखेंगे, मतलब ये स्लैब के बीच में ही रहेंगे। ये वहाँ प्रोवाइड किए जाते हैं, यहाँ पे देखो आपको स्लैब के नीचे बीम नहीं दिखाना है, जहाँ जहाँ ज़्यादा लोड नहीं आने वाला है, तो उस एरिया में हम इनको बीम को प्रोवाइड करते हैं और इस काफ़ी ज़्यादा सस्ते पड़ते हैं एज़ कम्पेयर टू टी बीम। तो ये होते हैं आप स्लैब बीम या कंसील्ड बीम इन्हें बोल लीजिए। फिर अगला टॉपिक है, आप देख रहे हो यहाँ मिस्टेक की जा रही है। यहाँ कवर ब्लॉक जो होता है, हमें कवर ब्लॉक प्रोवाइड करना पड़ता है स्लैब में। आपको 20 से 25 mm का कवर ब्लॉक प्रोवाइड करना है कि आपका जो मैश या स्टील है उसके नीचे में भी कंक्रीट आ जाए और ऊपर में भी, और वो डिटोराइड नहीं हो सरिया। लेकिन यहाँ गलती क्या की जा रही है, कवर बीम की जगह पत्थर प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो वो ख़राब चीज़ है। आपको ये चीज़ कभी नहीं करनी है। आपको कवर ब्लॉक प्रोवाइड करना है, PVC का हो गया या कंक्रीट का हो गया, ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अगली टॉपिक क्या है, वो होती है हाकिंग। हाकिंग क्या होती है? हाकिंग की जाती है, ये हॉकिंग नहीं है, मतलब एक खड्डे डाले जाते हैं। हाकिंग प्रोसेस सेम होता है, जो हमारा कंक्रीट का सरफेस होता है उस पर हम निशान डालते हैं या खड्डे डालते हैं, इस तरीके से टाचा करते हैं कि हमारा जो प्लास्टर उस पर आने वाला है तो वो एक अच्छा बॉन्ड बना देगा। क्योंकि कंक्रीट का सरफेस क्या होता है, एकदम स्मूथ होता है, तो उस पर जब हम प्लास्टर करेंगे तो वो थोड़ी टाइम बाद निकल जाएगा जहाँ उसमें क्रैक आ जाते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हाकिंग प्रोवाइड करते हैं, मतलब उस पर एक स्क्वायर मीटर में अप्रॉक्स 30 से 40 निशान उसको कर देते हैं। नेक्स्ट ये क्या है, ये क्यों मैं आपको दिखा रहा हूँ, शटरिंग की जा रही है, प्लैंक से की जा रही है, फट्टे भी हम जिसे बोलते हैं उनसे की जा रही है। तो इसका क्या, इसमें सीखने वाली क्या चीज़ है? इसमें ये है कि जब ये शटरिंग की जाती है तो इसमें जो हमारी स्लरी होती है उसकी लीकेज की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को आती है। मतलब हमारा सीमेंट जो होता है पानी के साथ मिलके नीचे चला जाता है और ऊपर रह जाती है सिर्फ एग्रीगेट और सैंड, तो इस की स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। तो आपको हमेशा जो शटरिंग करनी है वो आपकी MS प्लेट से होनी चाहिए या प्लाई से होनी चाहिए। थोड़ी कॉस्टली पड़ती है लेकिन आपका जो स्ट्रेंथ होगा स्लैब का वो बहुत ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू ऐसी शटरिंग से। इस शटरिंग में और एक दिक्कत और आती है कि जब ये शटरिंग की जाती है, जब शटरिंग खोली जाती है तो काफ़ी सरफेस ऐसे इरेगुलर शेप का होता है, तो उसको सही करने के लिए काफ़ी लेबर चली जाती है, लेबर कॉस्ट उसमें काफ़ी ज़्यादा लग जाती है। तो आपको ये कभी नहीं करना है। अगली चीज़ आप देखो, इसको आप गलती बोल सकते हो, मिस्टेक बोल सकते हो, कॉलम की डी शटरिंग हुई है, ये टाइम से पहले खोला गया तो आप देख रहे हो कितना क्रैक्स इसमें आ गए हैं। 2-3 चीज़ें हो सकती हैं इस क्रैक के कारण। ये मतलब एक तो जहाँ तो शटरिंग जल्दी खोली गई है, दूसरा एक प्रॉपर वाटर रेशो, मतलब कंक्रीट का मिक्स जो था वो प्रॉपर रेशो से नहीं बनाया गया होगा, तो जैसे उसको खोला उसमें बॉन्ड नहीं होगा, सीमेंट की कमी भी हो सकती है। तो काफ़ी रीज़न होते हैं ऐसे कॉलम के, और ये कॉलम का कोई मतलब नहीं है। अगर ये कॉलम आप प्रोवाइड करते हो, जब इस पर लोड आएगा सबसे पहले घर में यही हिस्सा, यही कॉलम फेल होगा, तो ऐसी चीज़ आपको कभी प्रोवाइड नहीं करनी है। देखो पूरा क्रैक से बन चुका है। तो एज ए सिविल इंजीनियर ये आपको चीज़ें ध्यान रखनी है जब भी आपको कॉलम प्रोवाइड करना है। अब डिस्ट्रीब्यूशन वार होता है, हम क्यों प्रोवाइड करते हैं? देखो सबसे पहले एक बेसिक समझना, इसका मैं थोड़ा 2 वे का भी क्लियर कर देता हूं। इसी के बीच जो हमारा, अगर मैं इसको पकड़ के चलूं, ये 2 मीटर है हमारा, ये स्पान है हमारा 6 मीटर, ठीक है। तो इसमें क्या है, जब भी मेन बार जो डलेगा आपका वो छोटी साइड में डलेगा। ये आ गया मेन बार, पहले मेन बार डलता है, ये साइड पे कंफ्यूजन होगी जाके आपको, क्योंकि जब भी आप स्टील बार बंधवाओगे साइड पे तो सबसे पहले आपका छोटा बार डलेगा, उसके ऊपर आएगा हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बार। और डिस्ट्रीब्यूशन का बार ऐसे तो बहुत महत्व है, लेकिन आपको इंटरव्यू वगैरह में पूछे कोई तो मेन आपको आंसर क्या देना है, बोलना कि जो मतलब एक जो मेन बार है उसको पोजीशन में रखने के लिए हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बार डालते हैं। इसी में अगर मैं 2 वे का अगर कंसेप्ट आपको क्लियर करूं तो उसमें क्या है, 2 वे स्लैब क्या हो गया, तो 2 में क्या होता है, 2 वे स्लैब में दोनों आपको मेन बार होते हैं, मतलब जो ऐसे तो डालना हमको सेम ही है,
अगर मैं इसी को पकड़ूं, ये आ गया हमारा मेन बार, ये मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार भी उसमें मेन बार ही कहलाता है क्योंकि वो भी लोड डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, दोनों मेन बार हो गए। और इसमें क्या होता है, लॉन्गर स्पान, ये आपको सबको पता होगा, आपने क्लासेस में इसका डिजाइन भी किया होगा और ऐसे भी ये सब वीडियोस में आपको दिखाया जाता है, लॉन्गर स्पान अपान छोटा स्पान, वो हमारा होना चाहिए लेस देन 2। अगर हम बात करें 6/2 तो ये हो गया हमारा 3। तो ये क्या हो रहा है, 1 वे स्लैब, 2 वे स्लैब नहीं बन रहा है। तो वैसे ही होता है आपका, मतलब 2 वे स्लैब में और क्या चीज आपको देखने को मिलेगी, चारों तरफ लोड डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब चारों तरफ बीम देखने को मिलेंगे। आपने काफी पिक्स भी देखी होंगी इस चीज की, चारों तरफ हमारा लोड डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, ये हो गया बेसिक नॉलेज किसका, हमारा 1 वे 2 वे स्लैब का। नेक्स्ट अगर बढ़ते हैं हम, L फॉर कॉलम मिनिमम रोड। अगर देखो आपने कॉलम देखा होगा, ऐसे घर पे भी कंस्ट्रक्शन जब करवाते हैं तो जो आपका कॉलम का सरिया होता है वर्टिकल, उसके नीचे ऐसे किया होता है, L बनाया होता है ऐसे। तो इसको लेना चाहिए एज ए डेवलपमेंट लेंथ, डेवलपमेंट लेंथ ही होती है, एंकरेज लेंथ बोल लो। तो इसको हम LD लेके चलते हैं, लेकिन वो अगर डिजाइन करोगे अच्छे से वैसे, लेकिन आपको मिनिमम ये चीज जो रखनी है वो कितनी रखनी है, 300 mm। और अगर ऐसे LD के हिसाब से प्रोवाइड करनी है तो कैसे करनी है, 50D देखना। ठीक है, 50 इंटू जो भी डाया होगा, अगर 16 है तो शायद अभी मल्टीप्लाई कर लेना आप, 800 mm कुछ आता है, 850 या 800 mm आता है। तो 800 कहां से होगा, जहां तक आपकी फुटिंग होगी। मतलब अगर मैं आपको बताऊं अच्छे से, ये फुटिंग आ गई मेरी, ये सरिया आ गया, यहां से लेके यहां एंड तक हमें कितना करना होता है, 800 mm। 800 mm क्या है, 50D। जो भी सरिया होगा जिस हिसाब से 20 का होगा तो 1000, हमें 1000 करना होता है, मतलब 50D के हिसाब से हमें इसको पूरा करना होता है। बाकी मिनिमम कितना आपको रखना है, ये वाला L 300 mm। अगला क्वेश्चन है, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट जो ग्रेड होते हैं वो कौन से होते हैं। IS कोड जो 456, और मैं हर एक सिविल इंजीनियर को जरूर कहता हूं, अगर आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो या अच्छा नॉलेज चाहते हो साइड पे, तो जो IS कोड है वो पढ़ो अच्छे से। और अगर आप कमेंट करोगे, नेक्स्ट वीडियोस IS कोड पे ही लाऊंगा मैं, IS 456 पे। तो IS कोड 456 2000 कहता है जो हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट ग्रेड है वो है M65, M70, M75, M80, M85, M90, M95 और M100। M हो गया मिक्स, और 65 उसकी होगी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। तो ये मिक्स डिजाइन है पूरा। तो अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉलम इन बिल्डिंग। जो बिल्डिंग्स हैं उनमें कॉलम का क्या फंक्शन रहता है। तो कॉलम एक वर्टिकल मेंबर है जो सपोर्ट क्या करता है, जो भी स्ट्रक्चरल, देखो स्लैब है, स्लैब का लोड बीम पे, बीम का कॉलम पे, और ऊपर के स्टोरी के कॉलम का नीचे वाले कॉलम, वो कॉलम नीचे ट्रांसफर करते हैं यहाँ फुटिंग में। तो वो लोड ट्रांसफर का काम करता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट एक मेंबर है हमारा कॉलम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जो सीमेंट सैंड एग्रीगेट रेशियो होती हैं जो कंक्रीट मिक्स हैं, नॉमिनल मिक्स हो गए या डिज़ाइन मिक्स, M10 का होता है 136। 1 हो गया हमारा सीमेंट, 3 हो गया सैंड और 6 हो गया एग्रीगेट। क्लियर। और M15 का 124, M20 का 1.123, M25 का 112 और M30 का 111 हमारा रहता है। और M30 M25 डिज़ाइन मिक्स में आते हैं मोस्टली। बट डू यू मीन बाय हनीकॉम इन कंक्रीट। हनीकॉम क्या होता है, देखो इसको देसी लेवल लैंग्वेज में गंजा भी बोला जाता है। क्या होता है, बॉइड्स रह जाते हैं, एयर पॉकेट्स रह जाते हैं कंक्रीट में। वो किस वजह से होता है, जब हम कंक्रीटिंग कर रहे होते हैं तो उसमें जो सेग्रीगेट मटेरियल या प्रॉपर से कंपैक्शन या वाइब्रेशन आपने नहीं की तो उसमें बॉइड्स रह जाते हैं, तो उसे हम हनीकॉम बोलते हैं। तो व्हाई शुड पंपिंग नॉट बी यूज्ड इन कंक्रीटिंग वर्क। देखो पंपिंग क्यों पहले पॉसिबल नहीं हो पाती थी, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती थी। देखो पंपिंग के दौरान क्या होता है, जो प्रेशर होता है, प्रेशर से कंक्रीट को जहाँ कास्टिंग करना है वहाँ पाइप के थ्रू भेजा जाता है पंप की हेल्प से। तो उसी दौरान होता क्या है, जो पाइप होती है उसमें फ्रिक्शन क्रिएट होती है, क्योंकि एग्रीगेट सब मटेरियल जा रहा है, उसमें सिर्फ जो पंपेबल चीज़ क्या पानी है, तो बाकी चीज़ें फंसने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। तो इसीलिए क्या किया जाता है, जो भी पंपेबल कंक्रीट होता है, पंप के द्वारा कंक्रीट किया जाने वाला है, उसमें सीमेंट की रेशियो भी ज़्यादा बढ़ाई जाती है, सीमेंट 10% ज़्यादा रखा जाता है। बाकी एग्रीगेट अगर अच्छे साइज़ का अच्छी ग्रेडिंग करके डाला जाए तो ईजिली आप कंक्रीट पंपिंग से कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नंबर ऑफ कंक्रीट क्यूब सैंपल टेकन फ्रॉम 6 बना
क्यूबिक मीटर। अगर 6 से 15 m³ कंक्रीट है तो कितने सैंपल हमें देने होते हैं? देखो 7 दिन पे हमारे 3 सैंपल चेक होते हैं और 28 दिन पे, दोनों पे चेक किया जाता है। कंक्रीट की स्ट्रेंथ चेक की जाती है कि जिस ग्रेड का कंक्रीट बन रहा है उतनी स्ट्रेंथ वो ले पा रहा है नहीं ले पा रहा है, तो हमें 2 सेट उसके करने होते हैं। डज वाटर डैमेज कंक्रीट? क्या पानी कंक्रीट को डैमेज करता है? देखो जो प्लेन सीमेंट कंक्रीट होता है, प्लेन जिसमें रेनफोर्समेंट नहीं है, उसको पानी से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन जहाँ आरसीसी हुई है, अगर आरसीसी के अंदर पानी घुस जाए तो जो सरिया हमारा होता है उसमें क्रोड लग जाती है, डिटोरेशन स्टार्ट हो जाती है और जो स्टील है वो सड़ जाता है अंदर और वो इफेक्ट कर सकता है कंक्रीट को। तो जो आइडियल सीमेंट मिक्स होता है उसका इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम कितना होता है? तो इनिशियल आइडियल होता है 30 मिनट इनिशियल सेटिंग टाइम, और फाइनल उसका होता है 10 आवर या से 600 मिनट उसको बोल लीजिए। और मैसनरी के लिए सीमेंट 90 मिनट उसका इनिशियल रखिए और जो फाइनल उसका 24 आवर का उसका रहता है। एंकरेज लेंथ क्या होती है कोई पूछे आपको, तो IS कोड 13920/2016 कहता है एंकरेज लेंथ जो होती है वो इक्वल किसकी होती है? डेवलपमेंट लेंथ के प्लस 10 dB। 10 dB क्या हो गया? मतलब पहले तो समझ लो डेवलपमेंट लेंथ हमारी मोस्टली 50D, 60D, 45D ये रहती है, लेकिन जो हमारी एंकरेज लेंथ होती है वो होती है डेवलपमेंट लेंथ, मतलब 50D प्लस 10 dB। 10 dB क्या हो गया? 10 जो भी डाया का बार यूज कर रहे हो वो। बट आर द कॉमन मेथड ऑफ क्यूरिंग द कंक्रीट? कौन से कॉमन मेथड है जिनसे क्यूरिंग की जाती है? एक स्प्रेइंग होता है, पानी फुहारा मारा पाइप से। दूसरा वेट कवरिंग, मतलब वेट हैजन गिले बोरियां कपड़े करके उसको बिछाया जाता है। फिर पॉन्डिंग, मतलब पूरी ऐसे आपने देखा होगा छत पे रेते से बनाई जाती है, सैंड से बीच में पानी भर दिया जाता है। फिर केमिकल क्यूरिंग की जाती है, कैल्शियम लगाया जाता है। फिर स्टीम क्यूरिंग होती है, ये प्रोसेस रहता है। बट इज द स्टैंडर्ड डायमीटर ट्रेमी पाइप? ट्रेमी पाइप कौन सी हो गई? जो उसका स्टैंडर्ड उसका डाया कितना होता है? 200 mm से कम नहीं होती है। मतलब जो जैसे मैंने पंपेबल की बात की जहाँ बूम प्लेसर, तो उसमें जो पाइप्स यूज़ की जाती हैं 200 mm उसका डाया रहता है और वो अच्छे से वैक्यूम उसमें प्रोग्रेड हो सकता है।